Hello, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे क्वेश्चन आता है ये सूटेबल फॉर द ऑब्जर्वेशन स्टार्स का, ये कैसे पता चलेगा कि हमें जो ये ट्वाइलाइट की जो वैल्यू निकालनी है एलएमटी की, वो सिविल उठानी है या नॉटिकल उठानी है? ओके, अभी बताता हूँ बेटा, जस्ट ए मिनट है। अच्छा, ये एक चार्ट वर्क का क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप में, सर देखेंगे तो। ओके ओके बेटा ऐसा करते हैं, पहले ये डाउट सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू स्टार सूटेबल फॉर साइट। उसके बाद लेट मी फिनिश ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। थोड़ा सा पोर्शन हमारा बाकी है स्टार सूटेबल का, देन वी विल टेक अप द चार्ट वर्क डाउट। ओके ओके सर, ओके। ओके सो पहला डाउट जो है वो ये है, हाउ टू डिसाइड वेदर टू पिक अप सिविल ट्वाइलाइट टाइम और नॉटिकल ट्वाइलाइट टाइम, राइट? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो बेटा दिस इज द मॉर्निंग ट्वाइलाइट टाइम। अब आप मुझे ये बताओ कि जो टाइम हमें एल्मनैक में दिया होगा, मॉर्निंग के टाइम पे जो टाइम हमें एल्मनैक में दिया होगा, दैट विल बी द कमेंसमेंट ऑफ नॉटिकल ट्वाइलाइट टाइम, राइट? एल्मेनेक में तो दोनों दिए, सिविल और नॉटिकल। ओके सो जो नॉटिकल टाइम ट्वाइलाइट का टाइम दे रखा है वो कमेंसमेंट का है सुबह में या एंडिंग का है बेटा? सुबह का स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का टाइम है ना। इसी तरह से जो सिविल ट्वाइलाइट का टाइम सुबह में दे रखा है वो कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग या एंडिंग? स्टार्टिंग। वेरी गुड। अब एंडिंग जब होती है तो साइट लेने का कोई स्कोप ही नहीं है। एंडिंग टाइम इज द सनराइज टाइम इन द मॉर्निंग, राइट? दोनों का एंडिंग जो है वो सनराइज पे हो जाता है। ओके, अप टू हियर ओके बेटा? तो हर केस में हमें हमेशा सिविल ट्वाइलाइट उठाना है? नहीं बेटा, रुको, अभी रुको। हमें अब ये पता चला कि जो एल्मनैक में मॉर्निंग में ट्वाइलाइट के टाइम दे रखे हैं वो स्टार्टिंग के टाइम्स हैं। इतना पता चल गया? हाँ। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें मॉर्निंग साइट लेनी है तो तुम कौन से टाइम पे स्टैंड बाय होगे, कमेंसमेंट ऑफ नॉटिकल पे या कमेंसमेंट ऑफ सिविल पे? कमेंस ऑफ नॉटिकल 6 डिग्री पे जब फिनिश होगा तो वहाँ पे। नो बेटा, 6 डिग्री पे या 12 डिग्री पे? 12 डिग्री पे स्टैंड बाय होंगे। Right. So you will be standby at the commencement of nautical twilight when the sun is 12 degrees below the horizon, right? तो मॉर्निंग अगर ट्वाइलाइट की बात होगी तो विच टाइम विल यू पिक अप? विल यू पिक अप द नॉटिकल टाइम और द सिविल टाइम? नॉटिकल। वेरी गुड। अब देखो इवनिंग पे when you will be standby, the sun is going down now, you will be standby at this instant when the civil twilight is ending, right? जब नॉटिकल ट्वाइलाइट एंड होगी तो आप यहाँ पे पहुंच गए हो, इसके बाद तो साइट ले ही नहीं पाओगे। सो इफ इट इज पीएम, विच टाइम विल यू पिक अप? सर पर ये दोनों में एंडिंग टाइम ही दे रखा है ना, इवनिंग और उसमें इवनिंग मॉर्निंग में एंडिंग टाइम दे रखा है ना दोनों में। ओके, सो यू आर सेइंग मॉर्निंग में हमें उन्होंने सिविल ट्वाइलाइट का एंडिंग टाइम दे रखा है, करेक्ट? हाँ। तो फिर बेटा जो ये सनराइज हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? जोगिंदर आदि पंकज जी अंदर जोगिंदर क्यों यार, ये तो कौन यार?
सिविल ट्वाइलाइट के नीचे जो टाइम दिया है दैट यू आर सेइंग इट इज द एंडिंग ऑफ द सिविल ट्वाइलाइट, पर मॉर्निंग में एंडिंग ऑफ सिविल ट्वाइलाइट तो सनराइज पे होती है। तो बेसिकली एल्मेनिक में जितने भी टाइम दिए हैं, मॉर्निंग टाइम पे तो स्टार्टिंग टाइम दिए और इवनिंग टाइम पे एंड टाइम दिए। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट द पॉइंट। मतलब दोनों में उल्टा चल रहा है। जैसे क्वेश्चन में ऑन द मॉर्निंग लिखा होगा तो हम उसमें नॉटिकल टाइम उठा लेंगे, वेरी गुड बेटा। और दूसरे वाले केस में हमेशा सिविल टाइम उठाएंगे इवनिंग के टाइम पे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यू अंडरस्टूड नाउ। ओके, और बताओ बेटा डाउट। और सर ये अपना अल्मनाइक में जहाँ पे टाइमिंग दी हुई है तो वहाँ पे कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन है, कहीं ब्लैंक है, उसका क्या मीनिंग है सर? ओके, ट्वाइलाइट में आपको 3 तरह के सिंबल्स मिलेंगे बेटा। एक मिलेगा वाइट बॉक्स, दूसरा मिलेगा ब्लैक बॉक्स, और तीसरा मिलेगा स्लांटिंग लाइंस। ओके, ये 3 तरह के सिंबल्स हैं। अब इनका मतलब समझो, अगर वाइट बॉक्स बना है कहीं पे, उसका मतलब है दैट द सन इज नॉट सेटिंग। वहाँ पे सन सरकमपोलर है, 24 आवर्स का डे है। द सन इज नॉट सेटिंग एट ऑल। जहाँ पे ब्लैक बॉक्स बना है उसका मतलब है द सन इज नॉट राइजिंग एट ऑल, इट इज़ 24 आवर्स नाइट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और जहाँ पे स्लंटिंग लाइंस हैं उसका मतलब है इट इज़ ट्वाइलाइट थ्रू आउट द नाइट। सो ट्वाइलाइट कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इट विल बी ट्वाइलाइट थ्रू आउट द नाइट। ओके सर। ओके, गॉट इट। ब्लैक का क्या बोला सर आपने? बेटा ब्लैंक तो नहीं होता कुछ भी, या तो वाइट बॉक्स होगा या ब्लैक बॉक्स होगा। सर ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हो। यस सर, यस सर। वेरी गुड। ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में सनराइज ही नहीं हो रहा, नाइट ही नाइट है 24 आवर्स के लिए, तो ट्वाइलाइट भी नहीं होगी। ओके सर, ओके। और सर जैसा शिवांग ने पूछा तो वही मॉर्निंग टाइम में हमेशा हमको नॉटिकल की स्टार्टिंग टाइम और इवनिंग टाइम में हमारा जो रहेगा वो सिविल का एंडिंग टाइम ये लेना है। दैट्स राइट। सर मैं एक बार वापस ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जैसे जब पीएम लिखा हुआ है तो सिंपल सा ट्वाइलाइट में जाके सिविल का टाइम उठा लो उस लैट के अकॉर्डिंग, और अगर एएम लिखा है या मॉर्निंग लिखा है तो उसमें नॉटिकल का टाइम उठा लो ट्वाइलाइट का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट। ठीक है। तो इसका मतलब सर जैसे एक क्वेश्चन में लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग सिविल ट्वेलाइट, तो जो ऊपर के सर सनराइज वाला कॉलम है उसमें नॉटिकल का टाइम लेना है इस केस में। नहीं बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑब्जर्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग सिविल ट्वेलाइट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन दिखा सकते हो मुझे? एट द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग सिविल ट्वेलाइट से। हाँ हाँ, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, शो मी द क्वेश्चन। हाँ, एक्सरसाइज 33 है सर, चौथा नंबर क्वेश्चन। एक फोटो भेज दूं सर ग्रुप में? फोटो भेज दो ग्रुप पे। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। सर ये जो हम लोग स्टार लेंगे, स्टार सुटेबल फॉर साइट के लिए, ये जो इधर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और नेम एंड नंबर ऑफ स्टार है, तो जिस स्टार पे नंबर नहीं लिखा होगा आगे, जैसे कई स्टार हैं जिसपे 57, 57, 52 ऐसे लिखा हुआ है, वही नंबर वाले स्टार लेने हैं, बाकी स्टार नहीं लेने हैं जिसके आगे नंबर नहीं लिखा होगा। नहीं बेटा, सारे लेने हैं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल मैं क्वेश्चन कर रहा था बुक से, तो उसमें एक दो स्टार ऐसे हैं पीछे जिनका मतलब ये नंबर नहीं लिखा है और वो उन्होंने लिए भी नहीं। नहीं बेटा, सारे लेने हैं आपको, पेपर में सारे लेने हैं, नंबर सर वाले नहीं, ऐसी सारे के सर सारे। ऐसी था सर, पता नहीं सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा था इसका एक्सरसाइज 33 का, तो सर वो स्टार लिस्ट में मेरे पास तो अराउंड 10 स्टार आ गए थे, मैग्नीट्यूड फर्स्ट एंड सेकंड मैग्नीट्यूड के सर, फर्स्ट एंड ओके सेकंड मैग्नीट्यूड के।
पीछे सिर्फ दिए हुए ऐसे, लेकिन उसमें बेटा सिर्फ प्रैकनैव बुक लिखे हैं में जो ये टॉपिक है, हाँ जी प्रैकनैव बुक में जो ये टॉपिक है उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। सो ओके आई वुड रिकमेंड कि जो सवाल आपको कल मैंने दिखाया था, प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, दैट शुड टेक केयर ऑफ ऑल द 3 टाइप्स। तो सर वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम 13 स्टार तो मैंने काउंट किए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा पीछे तो 5 ही लिखे हुए हैं। वो बुक में गलत है बेटा, कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, बट यू हैव टू पिक अप ऑल द स्टार्स। नंबर डजंट मीन कि सिर्फ उसी स्टार को पिक करना है, नो, ऑल द स्टार्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। सर बोलो जी। सर ये एक चीज और पूछ रहा था, ये स्टार का तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है प्लैनेट भी साथ में, है ना? तो स्टार का तो एसएचए निकाल के पता चल जाता है सीधा सीधा कि इसके से इसके बीच में रखना है। तो प्लैनेट वाले में हमें अलग से उसका वो निकालना पड़ेगा, जो एलएचए मेरिडियन पे होता है तो वो 360 होता है, प्लैनेट के लिए भी माइनस करके, या क्या करना पड़ेगा? प्लैनेट का सीधा एसएचए ले लेना। क्या कह रहा है? भाई उधर एसएचए दिया, एसएचए सीधा ही ले लेना पेज पे, एल्मेनाक से। हर पेज पे दिया हुआ है इनका, प्लेनेट का भी दिया हुआ है नीचे, हाँ हाँ वही हाँ, एलएचए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब सर वो डाला सर मैंने ग्रुप में, समझ सर गया आप समझ गया समझ गया। एट द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग सिविल टॉयलेट सर एक डाला मिनट सर। बेटा, लेट मी सी, लेट मी सी। ओके, अब ये सवाल है बेटा, लेट मी शो इट टू एवरीवन एल्स। So on 30th November 92, DR so and so find whether any first or second magnitude star will be suitable for an X meridian observation at the beginning of morning civil twilight. अब नंबर 1 बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम ना दे रखा हो तो आपने मॉर्निंग में नॉटिकल का और इवनिंग में सिविल का टाइम लेना है। सो इस क्वेश्चन में तो उन्होंने आपको टाइम बता दिया है पहले से ही कि भाई आपने बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग सिविल ट्वाइलाइट का टाइम लेना है। सो ऑब्वियसली जो इसमें बोला गया है आप वही लोगे। हाँ तो मॉर्निंग सिविल ही ले लेना सर। हाँ राइट, जो बस बोला ये गया है सवाल में आप वही लोगे। ओके बस यही पूछ रहा था सर। हाँ ओके। और इसमें अब एंगल नहीं गिवन तो 20 डिग्री लेंगे, वो भी आर एंगल नहीं गिवन right, तो 20 इन्होंने डिग्री। हमें कोई एंगल नहीं बताया कि विद इन 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री क्या लेना है, कुछ नहीं बताया, तो हम 20 डिग्री का एंगल कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ वही वाले स्टार्स को पिकअप करेंगे। ठीक है। ओके क्लियर? हाँ जी सर। अगर थोड़ा सा इसमें डीपर जाएं क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन फंडामेंटली सही नहीं है, क्योंकि जब सुबह की मॉर्निंग सिविल ट्वाइलाइट शुरू होती है ना, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है दैट स्टार्स आर यूजुअली नॉट विजिबल टू अस। ओके, बट सर इस क्वेश्चन में एक स्टार विजिबल है सर उस टाइम पे। अरे लेबोरेटरी में। बेटा, ना बेटा, तुम एल डिफरेंस डी से विजिबिलिटी चेक कर रहे हो ना। हाँ जी सर। वैसे तो बहुत सारे स्टार दिन में भी विजिबल होंगे बेटा, पर दिखते हैं क्या? सर जैसे आप हमारा क्राइटेरिया था कि विजिबल होंगे कि नहीं, उस हिसाब से तो दिखेंगे सर। अरे भाई नहीं मैं समझ गया सर, आपने कह रहे हो कि चलो दिन में नहीं दिखते, बट वो तो बेटा सन के मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं दिखेंगे ना सर, रिलेटिव मैग्नीट्यूड सन का बहुत हाई है। समझ गया मैं। ओके, हमारा क्राइटेरिया तो फिट हो रहा है बेटा, एल डिफरेंस डी तो फिट हो रहा है, दैट इज ओके। बट दिन के टाइम पे स्टार्स इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सनलाइट बहुत ब्राइट होती है, जो ये क्राइटेरिया मीट करेगा वो भी नहीं दिखाई देगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि फंडामेंटली इस सवाल में ये प्रॉब्लम है, पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखनी है पेपर में, ये सवाल आएगा तो जो टाइम बोला है वो टाइम से सॉल्व कर देना है। और हम समझ लेंगे, वहां पे कोई उड़न कश्तरी है उसको मान रहे हैं वो, कोई हाँ दिक्कत हाँ बिल्कुल सही बेटा। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड। अब बताओ बेटा, और डाउट रिलेटेड टू दिस दीज क्वेश्चंस? सर
सर स्टैगर्ड वाले क्वेश्चन में सर जो आपने कॉग्ड हेड वाला करवाया था सर, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे सर जिसमें ये लिखा आता था कैलकुलेट द इंडेक्स एरर एंड द सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द करंट। एक में सर हाइट ऑफ आई दिया हुआ था और लिखा था कैलकुलेट द हाइट ऑफ आई। ओके वो हाइट ऑफ आई सर कैसे आएगी वो नहीं पता। ओके अब सुनो बेटा, वन बाय वन, ये एट ए टाइम एक सवाल। अब तुम्हें कॉग्ड हेड का एक सवाल दे रखा है जिसमें लिख रखा है हाइट ऑफ आई पता करो। इसका मतलब वो जो एरर तुमने निकाली है, जो एरर तुमने निकाली है हाँ जी सर। वो कौन सी एरर है? वो डिप करेक्शन है। सर हम जैसे इंडेक्स एरर बोल रहे थे तो इस केस में डिप करेक्शन है। एग्जैक्टली इस केस में वो डिप करेक्शन है। आप अपने स्केल के हिसाब से रीड आउट करोगे कि डिप करेक्शन कितनी है। अब मान अच्छा लो आपकी डिप करेक्शन आ गई 1.5 मिनट्स। ठीक है, उतना जाके उसका हाइट चेक कर लो वहां से। क्लियर? ठीक है ठीक है। वेरी गुड, हाइट ऑफ आई आ गई। दूसरा डाउट क्या था बेटा? एक में मतलब सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द करंट भी लिखा हुआ था। होल्ड ऑन नाउ। सर एक बार वापस बताना है, डिप वाला वो डिप आ गई, उसके बाद क्या बताया आपने? ओके बेटा तेरा डाउट तो था ही नहीं, तू क्यों पूछ रहा है? हाँ, वो अब आएगा तो करने तो मैं भी है सेम। अगेंस्ट में जाके डिप कैलकुलेट, डिप के अगेंस्ट हाइट देख लेंगे ऐसा। चेतन बेटा समझा दे। हाँ शिवांग, जैसे इंडेक्स एरर कैलकुलेट कर रहे थे ना वैसे ही अभी तुमने करेक्शन लिया, तो इस केस में वो इंडेक्स एरर का करेक्शन नहीं है, वो डिप करेक्शन है। अब वो ठीक है। डिप अपन अगेंस्ट में हाँ देख तो लेंगे डिप पहले बस पन्ने उसको पे जाके। स्केल से मेजर करके पहले पन्ने पे जाके उसका उसके इक्विवेलेंट जितनी हाइट ऑफ द आई होगी वो ले लेना। ठीक है, वही बेसिकली जो एरर है। मतलब सर 3.2 अगर अवे आया है तो जैसे ऑन द आर्क होता था, तो 3.2 जो डिप वाली हाइट है उस पे जाके जितनी हाइट पे 3.2 है वो डिप आ जाएगी बेसिकली। वेरी गुड बेटा, यू अंडरस्टूड। ओके, अब दूसरे डाउट पे आते हैं कि आपको एक सवाल दे रखा है कॉग्ड हेड रेजोल्यूशन का एंड दे हैव आस्क्ड यू फाइंड द सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द करंट। अब उस ऐसे क्वेश्चन में सवालों में इंडेक्स एरर भी मिसिंग है, इंडेक्स एरर भी मिसिंग है और प्लस सेट एंड ड्रिफ्ट है। तो इंडेक्स एरर तो हम निकाल लेंगे, वो तो हमें आता है। प्रॉब्लम बच गई सेट एंड ड्रिफ्ट की। सेट एंड ड्रिफ्ट कैसे निकालना है, ध्यान से सुनो। अब जब आप कॉग्ड हेड वाले क्वेश्चन को प्लॉट करोगे तो डी आर पोजिशन तो पता है तुम्हें, वो तो प्लॉट कर ही दोगे, उसी से तो सारी की सारी पी एल मार्क होंगी। हाँ जी करेक्ट, सर। डी आर हाँ जी। पोजिशन भी प्लॉटेड। और जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिक्स भी आ जाएगी। हाँ जी सर। डी आर टू फिक्स, इन दोनों को ज्वाइन करो और उस वेक्टर को रीड ऑफ कर लो, उसकी डायरेक्शन भी रीड ऑफ कर लो और उसका मैग्नीट्यूड भी रीड ऑफ कर लो एज पर यूर स्केल। दैट ठीक है इज द सर। सेट एंड ड्रिफ्ट। ओके सर। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, सो अब बेटा जो स्टार सूटेबल फॉर साइट है इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लें। हाँ सर। ओके वेरी गुड। इसके बाद चार्ट वर्क का भी डाउट पेंडिंग है, वो मैं इसके बाद लेता हूं बेटा। सो बेटा दिस वाज द लास्ट व्हाट वी डिड येस्टरडे। इसमें हमने स्टार्स फाइंड आउट किए, फिर चेक किया विजिबल हैं या नहीं हैं, एंड लास्ट में हमने फाइंड आउट किया था वेदर दे आर सूटेबल फॉर एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन और नॉट। अब ये टाइप्स के क्वेश्चन जो है ये यहाँ कवर अप हो गए। अब इससे नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, लेट्स सी। In the question, you can set this limit at 20 degrees and carry out a check that shall suffice our purpose. Now, there may be situations or questions in which we may have to find stars and planets which cross observer's meridian within a given interval of time. For example, this one, in position 40 degrees 10 minutes north, 121 degrees 15 minutes east, find the stars and planets of second magnitude and brighter crossing observer's meridian between 1800 hours to 1900 hours ship's time
zone time minus 0800 hours on 21st September 1992. अब बेटा इन सवालों में देखो, आपको पता कैसे चलेगा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें ये हमसे ये नहीं पूछ रहा कि विद इन 15 डिग्री स्टार्स निकालो, कौन से विजिबल होंगे, कौन से एक्स मेरिडियन के लिए सूटेबल होंगे, कुछ नहीं पूछ रहा। वो हमसे पूछ रहा है कि आप पता करो बिटवीन 1800 एंड 1900 कौन से स्टार ऑब्जर्वर के मेरिडियन को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस। कैसे हम ये पता करें कि कौन कौन से स्टार हमारे मेरिडियन को क्रॉस कर रहे हैं। सो लेट्स गो इनटू द सॉल्यूशन। To handle such questions, we need to obtain the SHA of an imaginary star on the observer's meridian, both at the beginning of the given interval and at the end of the given interval. So we get two SHA values of this imaginary star. One, when it is on the observer's meridian at the commencement of the interval, and second, when it is on the observer's meridian at the end of the interval. We know how to calculate the SHA of imaginary star on the observer's meridian. We can equate the LHA of that imaginary star to 360, and this LHA is equal to LHA Aries plus SHA of the imaginary star. We have already calculated in the first question, and we can repeat that process out here. If the duration of time is not given in the question and it is only AM or PM twilight, then for AM cases, the interval used is between the starting time of the nautical twilight to the starting time of the civil twilight. So that shall become the interval. Commencement of the interval shall be at the onset of nautical twilight, and the ending of the interval shall be at the start or onset of the civil twilight. For PM cases, this interval shall be between end of civil twilight to the end of nautical twilight. We can identify the stars and planets within the SHA range thus obtained, corresponding to the magnitude of stars and planets that is given in the question. Now, all the stars within this range shall be crossing the observer's meridian during the given interval. Whether they shall be visible or not, or whether they shall be suitable for taking sight or not, or whether they shall be suitable for X-meridian observation or not, we know once we get a comprehensive list of all the stars and planets, we can do the further analysis depending on whatever may be expected of us in that particular situation or particular question. सो बेटा ये जो सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू एज वी फॉलो द स्टेप्स। Whatever may be expected of us in that particular situation or particular question. So now we're in a position where we can solve this question. In position 40 degrees 10 minutes north, 121 degrees 15 minutes east. Find the stars and planets of second magnitude and brighter crossing the observer's meridian between 1800 hours to 1900 hours shift mean time, zone time -8 on 21st September 1992. So we first find out the GMT at the commencement of the required interval and GMT at the end of the required interval. So the starting time, shift's mean time is 21st day, 18 hours. Zone time -8. And we get GMT, longitude east, GMT least, 21, 10, 0, 0, 0, 0. So we get the GMT at the commencement of the interval. Likewise, we calculate the GMT at the end of the interval, 21, 19, 0, 0. Zone time -8, and we get GMT as 21 day, 11 hours, 0, 0 minutes, 0, 0 seconds. Now we get the LHA Aries for these two GMTs. So at the starting time, GHA Aries for 21 hours, 21 day, 10 hours is so much. Increment is 0 because it is 0 minutes, 0 second. We get a GHA Aries as 150 degrees, 31.9 minutes. We apply observer's longitude to it.
longitude east, EHA least, we add the longitude, and we get the LHA at the commencement of the required interval as 271 degrees 46.9 minutes. That is the LHA Aries at commencement of the interval. We get the LHA Aries at the end of the interval. You can see the values coming up on the slide. You can also check them from your almanac. And we get the LHA Aries at the end of the interval. So beta, up to here everybody is clear. Any doubt you can ask me. वेरी गुड. सो हमारे पास बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों का LHA एरीज वैल्यू आ गई है. सो लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ. Now we find out the SHA of the imaginary star on the observer's meridian at the starting of the interval and at the time of the ending of the interval. So for imaginary star on the observer's meridian at the commencement of the interval, LHA star, which is equal to 360 degrees, will be equal to LHA Aries of 271 degrees 46.9 minutes plus SHA star, which gives us the value of SHA star to be 088 degrees 13.1 minutes at the commencement of the required interval. सो बेटा हमने अब क्या किया है, हमने बिगिनिंग टाइम के लिए 1800 शिप्स टाइम के लिए ऐसे स्टार का SHA पता किया है जो हमारे मेरिडियन पे है. मींस एट 1800 आवर्स हमारे मेरिडियन पे कोई इमेजिनरी स्टार अगर है तो उसका SHA कितना होगा, उसका SHA होगा 08813.1. ये SHA हमें क्यों मिला, कैसे मिला? हमें पता है whenever a star is on our meridian its LHA will be 0 और 360. सो हमने LHA स्टार को 360 इक्वेट किया. LHA स्टार इज इक्वल टू LHA एरीज प्लस SHA स्टार. LHA एरीज की वैल्यू हमने यहाँ पे फीड कर दी, हमें SHA ऑफ स्टार मिल गया. So similarly we are now going to find the SHA of a star which is on our meridian at the ending time, that is at 1900 hours. Exactly the same way we can get the SHA of the imaginary star on the observer's meridian at the end of the interval. And we get this value to be 73 degrees 10.6 minutes. So we have got the SHA of the imaginary star on the observer's meridian at the commencement of the interval and at the end of the interval. So all our stars and planets of interest should have the SHA in this range. Okay. Now beta understand 1800 पे जो स्टार हमारे मेरिडियन पे है उसका SHA है 8813.1. 1900 आवर्स पे जो स्टार हमारे मेरिडियन पे है उसका SHA है 7310.6. इसका मतलब ये हुआ 1800 टू 1900 कौन कौन से स्टार हमारे मेरिडियन को क्रॉस करेंगे? दोज स्टार्स whose SHA is between 88 and 73. So ये चीज़ बेटा समझ में आई? यस सर. यस सर. वेरी गुड बेटा. सो इन दोनों SHA के बीच में जितने भी स्टार्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे मेरिडियन को क्रॉस करेंगे. 1800 पे 088 वाला स्टार हमारे मेरिडियन को क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद 87, 86, 85, 84 एंड 1900 पे 073 वाला स्टार जो है हमारे मेरिडियन को क्रॉस करके गया है. तो हमारे पास ये रेंज आ गई है 073 10.6 टू 088 13.1. अब आगे बहुत सिंपल है, हमें पता है कि इस रेंज के स्टार्स को पेज 268 वाले टेबल से कैसे पिकअप करना है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पिकअप दो स्टार्स नाउ. So the SHA range that is of interest to us is from 073 degrees 10.6 minutes to 088 degrees 13.1 minutes. We go to the star tables and we find out stars of second magnitude and brighter in this SHA range. And for planets, we will go to the daily pages of the Nautical Almanac for 21st September. Stars and planets of second magnitude and brighter crossing
given observer's meridian between SMT 18 to 19 on 21st September. Stars will be only two. You can check. We already have learned this, how to figure out these stars in the star tables in the range of SHA, and the stars are Vega and Cos Australis. These are the two stars in this SHA range meeting this magnitude requirement as per the question. And when we go to the daily pages of the Nautical Almanac for 21st September 1992, we find there are no planets with SHA in the given range on that day. Therefore, we do not have any planet which is going to cross the observer's meridian in this window. On the other hand, we have two stars of magnitudes of second magnitude and brighter, which shall cross this meridian of the observer between 1800 hours to 1900 hours. So beta, this completes our question. Simple question as compared to the previous ones. So now have a good look at the solution and let me know any doubts at any step, beta. Okay, all clear. So let's go to the next type of the question. So in this question, if they asks you which stars will be visible, then we follow the same method which we did earlier. We find L difference D. If L difference D is equal to or less than 90, star will be visible. L difference D greater than 90, star will not be visible. Now, we have already calculated the stars, whether they are going to be visible or not, whether they are going to be suitable for sight or not, or whether they are going to be suitable for X meridian limits or method or not. I think we have to execute the respective step further if we have to assess them for any other parameter which we have learned, be it their visibility, be it suitability for sight in general, or be it their suitability for X meridian observation. We found the stars and planets which shall cross the observer's meridian within a given interval. Now we come to the last type of suitable stars. इसमें बेटा छोटा सा difference है. Now they want us to find the stars crossing the observer's inferior meridian. पिछले क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्वर मेरिडियन को क्रॉस करते हुए स्टार्स फाइंड आउट किए थे. Now here they want us to find the stars crossing the inferior meridian. Inferior meridian means the meridian opposite to where the observer is. So let us see how do we solve this one. We could similarly be required to find the stars and planets that shall cross the observer's inferior meridian during the given interval. Observer's inferior meridian is the meridian which is 180 degree opposite to the observer's own meridian. Say for example, this question. In position 40 degrees 10 minutes north, 121 degrees 15 minutes east, find the stars and planets of second magnitude and brighter crossing the observer's inferior meridian between 1800 hours to 1900 hours ship's time, zone time -8 hours on 21st September 1992. Now, for such cases, we'll have to obtain the SHA of an imaginary star, which is on the observer's inferior meridian this time. Not on observer's meridian, but on observer's inferior meridian. एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे. Commencement of the ये लो बेटा. Okay sir, thank you. Okay. observer's meridian, but on observer's inferior meridian when at the commencement of the interval and at the end of the interval. The imaginary star on observer's inferior meridian, the LHA, because the imaginary star is on the observer's inferior meridian, so the LHA of the star in this case
shall not be 360, but it shall be 180. बेटा this is the only difference in this particular question. हमारे मेरिडियन पे अगर कोई बॉडी हो तो उसका LHA होता है 0 और 360. But if there is some celestial body on our inferior meridian, its LHA will be 180 degrees. Because हमारा मेरिडियन और inferior meridian दोनों में 180 degrees का D-long है. So the LHA, local hour angle of the star, would be 180. This is the only difference. If you keep LHA equal to 180, you will be able to find the SHA of the star which is on your inferior meridian. So the difference lies here. In the earlier case, to find the SHA of the imaginary star, we were equating LHA to 360 degrees. In this case, because the imaginary star is not on the observer's meridian, but on the observer's inferior meridian, so the LHA of the imaginary star shall be equated to 180 degrees. If the duration, like the previous case, is not mentioned in the question, then for AM, the interval shall be between the start of the nautical twilight to the start of civil twilight, and for PM, it shall be the end of the civil twilight to end of the nautical twilight, which has been explained earlier. Identify stars and planets of the required magnitude within the SHA range, thus obtained like the previous case. All stars having SHA within this range will be crossing the observer's inferior meridian during this period. It does not mean that they need to be visible. It does not mean they'll be suitable for sight. But yes, what they would be doing is they would be crossing the observer's inferior meridian. Now, here comes an important change. Out of these stars, only those which are circumpolar will be visible to the observer. Because when the celestial bodies cross the observer's inferior meridian, then they shall be above the observer's rational horizon only if they are circumpolar. Otherwise, they will be below the horizon. So only those stars and planets which happen to be circumpolar shall be visible if we have to ascertain the visibility issue. A star will be circumpolar only if latitude and declination are same names, and at the same time, that is plus, the sum of latitude and declination is greater than or equal to 90. So beta, if in these questions they also ask you that find out which of the stars will be visible to the observer, so we cannot use the L difference D criteria in this case. L difference D criteria is applicable only in the meridian of the observer. But to find the visibility on inferior meridian, we need to check if the star is circumpolar or not. Now, we will cover up the circumpolar body also. Next lecture, I'll cover up the circumpolar bodies with you. But a body is circumpolar if its declination is of the same name as the latitude. That means L and D are of the same name, and latitude plus declination is greater than or equal to 90 degrees. So if they tell us to find out which stars are suitable for sight or visible, तो हमें ये condition check करनी पड़ेगी in case of inferior meridian. So let us now see these steps one by one in the question. We will solve them and see the steps. So out of the stars that you list, only those would be visible which are circumpolar. Now let's solve this question in position 40 degrees 10 minutes north, 121 degrees 15 minutes east. Find the stars and planets of second magnitude and brighter crossing observer's inferior meridian between 18 to 1900 hours SMT. Zone time -8 hours on 21st September 1992. So first we get the GMT at the commencement of the interval, and you can see the SMT 21 day 18 hours, zone time -8, GMT 21st day 10 hours, and we get GMT at the commencement of the interval.
We get the GMT at the end of the interval, which comes to 21 day, 11 hours, 00 minutes, 00 second. Now we get LHA Aries for both these GMTs. DHA Aries at commencement time is 150 degrees, 31.9 minutes. We apply the longitude east, the GMT least, we add it, and we get LHA Aries as 271 degrees, 46.9 at the commencement of the interval. Likewise, we get LHA Aries at the end of the interval. You can see it on your screens, and LHA Aries comes to 286 degrees, 49.4 minutes. Now we get the SHA of an imaginary star on observer's inferior meridian at the commencement of the interval and at the end of the interval, and same is obtained by equating the LHA of the imaginary star to 180. You can see here LHA of the imaginary star is equal to 180, LHA Aries is 271, and putting these values, we get the SHA of the star as 268 degrees, 13.1 minutes. Likewise, we get the SHA of imaginary star on the observer's inferior meridian at the end of the interval, and we put the values, and we get the value of SHA as 253 degrees, 10.6 minutes. So beta, up to here, if there's any doubt, please share. Okay, great. Let's go ahead then. So now we have obtained the range of SHA in which we have to find the stars and planets of the required magnitude. So the SHA range of interest to us is from 253 degrees, 10.6 minutes to 268 degrees, 13.1 minutes. We go to the star tables, look for stars in this range with magnitude of 2 and brighter, and we get the following stars. We get Adhara, we get Sirius, we get Elena, we get Canopus, we get Mirzam. So these are the 5 stars that we get, which have the SHAs. You can see they are in this range, and their magnitude you can see here, they are of magnitude 2 and brighter. So these are the stars which shall cross the observer's meridian between 1800 hours to 1900 hours ship time on 21st September for an observer in position 40 degrees, 10 minutes north, 121 degrees, 15 minutes east. Now we go to the daily pages of the Nautical Almanac for 21st September to see if any of the planets fall in this range of SHA. And we find that Mars has a SHA of 264 degrees, 06.2 minutes, which is in this range. So Mars would also be crossing the observer's inferior meridian in the given window. Now, where do we get this SHA of Mars from? Where do we get the declination of Mars from? Where do we get the magnitude of this planet from? Let's look at these pages from Nautical Almanac. Now, the left page of the Nautical Almanac, the right bottom corner, we have the SHAs of the planets. And it is from here that we checked the SHA, and we found that Mars SHA was within the limits of the SHA that we were checking for. Now, if we go to the same table on top, here against Mars, we find its magnitude, it's minus 0.4. So this is from where we picked up the magnitude of Mars. This is the column for declination of Mars. So the SHA of the Mars was seen from here, its magnitude out from here, and declination from here. So beta, let me know if there are any doubts in this complete working now.
सर एक डाउट पूछना है। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो सरकमपोलर वाला है ना L+D राइट इज ग्रेटर देन 90, तो सर जब हम लोग 180 डिग्री ले लिए हैं इसमें, तो हम लोग का तो वो चेंज हो गया, मतलब हम लोग ऑलरेडी इंफीरियर मेरिडियन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो राइट। फिर उसके बाद क्यों L+D शुड बी ग्रेटर देन 90 वो वाले विजिबल होंगे? ये चीज समझ में नहीं है। ओके बेटा, मैं बताता हूँ अभी आपको। लेट मी गो टू द वाइट बोर्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके बेटा, लेट अस अज्यूम कि वी हैव ए ऑब्जर्वर। जैसे इस क्वेश्चन में 40 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ऑब्जर्वर था, सो लेट मी मेक द इक्विनॉक्शियल। The pole would be somewhere here. This is where the pole is. So अब बेटा सबसे पहले हमने उन स्टार्स को चेक किया है जो हमारे इंफीरियर मेरिडियन को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस से देयर वाज ए स्टार समवेयर हियर, it has crossed the meridian and gone up to here. तो ये स्टार हमें पता चल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ पॉसिबल कि कोई स्टार यहाँ पे हो एंड अगेन इट क्रॉस्ड द मेरिडियन एंड केम हियर, वो भी हमें पता चल जाएगा। Now it is possible there may be some star here also, and it may be crossing our inferior meridian extended and coming here. अब ये वाला जो स्टार है ये हमारे इंफीरियर मेरिडियन को क्रॉस तो कर रहा है लेकिन हमारी होराइजन के नीचे है। सो हाउ टू फाइंड आउट विच स्टार इज अबव द होराइजन विच इज बिलो द होराइजन? इसके लिए हमें बेटा सरकमपोलर का क्राइटेरिया जो है वो यूज करना पड़ता है। टू चेक इफ ए celestial body is visible to you crossing the inferior meridian, it should be circumpolar. Means lat plus dec should be of the same name and should be greater than or equal to 90. ओके सर, ये चीज तो समझ में आ गया। तो सर ये स्टार विजिबल होंगे अगर सरकमपोलर है और इंफीरियर मेरिडियन पे, तो विजिबल होंगे क्या? Yes बेटा, yes. This one star and this star, ये जो दोनों दिख रहे हैं हमें, they will be visible. Okay. Okay. And they can be used for a sight while crossing the meridian. They will be very much visible. Okay sir. Okay. Okay. और बताओ बेटा, any more doubts? I will again show you the working. So is it clear now beta? वेरी गुड। हाँ ठीक है बेटा, चलो अब तुम्हारा चार्ट वर्क का सवाल जो है वो पिकअप करते हैं। यू हैव सेंट इट ऑन द ग्रुप बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Just give me a minute. Beta, this is on which chart? Let me see. I'll open up the chart itself. Sir, 5047. 5047 पे है। Okay, just give me a minute. Let's open up 5047.
Okay, beta. So we have the 5047 in front of us. We have the question also in front of us. It says, while steering 300 at 14 knots, we observed Calde Island light bore 340 true. Okay, let's see this light. This is the light which he is talking about. This is the one, beta. And it was bearing 340. Okay, let's draw the bearing here. .340 is the bearing, and this bearing was at 1200 hours. So let's write down the time. Okay, at 1250 hours, Old Castle Head point bore 000 true. Old Castle Head point. Okay, this is the Old Castle Head point, beta. I hope you are able to see it. Yes, sir. ये सब हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Right. So it is bearing 000 at 1250. So let's draw its bearing. 000. And this is at 1250. Next he says at 1310 hours, Stackpole Head point bore 000 true and 6.7 miles off. Let us see where is Stackpole. Here is Stackpole, beta. So let's draw the third bearing line also. It bore 000 6.7 miles off. So let's draw this PL. 000 bearing and 6.7 miles off. Somewhere here. This is our fix. So they have given us a fix at 1310. Now what are they asking us? They are asking us to find out position of the vessel at 1200, course made good, speed made good, set and rate of the current. Okay, let's go to the chart now. We have the information plotted on the chart. Let me zoom out and show you what this information means. So it is something like this, beta. 1200 PL, 1250 PL and 1310 we have a fix. This is the only information provided to us, and we also know the course steered. The course steered is 300, speed is 14 knots. So let me show it here. 300 is the course which you are steering. 300 and the speed is 14 knots. So मैंने यहाँ लिख दिया है just so that we are aware that this is the information. This is the entire information available to us. So अब इसमें कैसे आगे proceed करें? अब देखो बेटा, इसको proceed करने के लिए what you do is, ये जो आपकी कैल्डे आइलैंड लाइट की बियरिंग है, इसको एक्सटेंड कर दो आगे, एक्सटेंडेड अपवर्ड्स. जो ये ओल्ड कैसल हेड लाइट की बियरिंग है, इसे भी एक्सटेंड कर दो आगे. एंड जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, लेट्स नेम इट एज एक्स. अब ये एक्स पॉइंट को अपनी जो फिक्स है 1310 की, उसके साथ भी ज्वाइन कर दो. सो ये हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ बेटा आप देखो ये क्या बन गया है. जो ये पॉइंट x है, आई एम जूमिंग आउट सो दैट यू आर एबल टू सी द फुल. Virtual lighthouse. So this x has become a virtual lighthouse, and now this question is converted to a question of 3-point bearing. So draw a line passing from point x, cut it as per your ratio, draw parallel lines going up to here and up to here, join them and you get your CMG. Right बेटा, इस CMG को फिक्स पे रिवर्स में लगा दोगे
तो आपको तीनों की तीनों पोजीशन मिल जाएंगी। एंड अगर आप अपना कोर्स स्टीयर्ड लगा दोगे तो आपको करंट भी मिल जाएगा। क्लियर बेटा, हो जाएगा? सर एक डाउट था सर। बोलो बोलो बेटा। सर मैंने किसी और मेथड से किया था, आप देखना सर ये करेक्ट है? ओके ओके, फर्स्ट दिस, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये जो क्वेश्चन, ये जो सोल्यूशन है अभी? नहीं सर। ऑल राइट, इसमें कोई डाउट? ठीक है बेटा, अब इसको इरेज कर देते हैं एंड टेल मी व्हाट यू हैव डन बेटा। लेट्स इरेज इट। हाँ बताओ बेटा। सर पहले तीनों बेयरिंग मार ली नॉर्मली। आगे बेटा तीनों बियरिंग। तो हमें थर्ड पीएल पे सर एक फिक्स दी हुई है 6.7 Right. जितनी भी दी है सर। सर आगे मैंने बेटा। इनिशियली एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके पीएल पे, इनिशियली किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके मैंने उस पे कोर्स टू स्टीयर मार दिया। Let us say we pick up this point, we mark off the CTS. करेक्ट सर, वो मैंने उसके लिए 1 आवर 10 मिनट्स के लिए लास्ट पीएल के लिए जितना मार लिया अराउंड वो आगे काटेगी सर रफली। ठीक है बेटा, 1 आवर एंड 10 मिनट्स के लिए तो मैं करेक्ट सर। ठीक है तो बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया सर, मैंने फर्स्ट पीएल उस पॉइंट पे ट्रांसफर कर दी। So you have transferred the first PL here. करेक्ट सर, वो जहां इंटरसेक्ट करेगी थर्ड पीएल को वो उस टाइम का डीआर पोजीशन हो जाएगी। ओके ओके ओके, सो ओके लेट मी जस्ट डू इट। सो ये आगे तक जा रहा है समथिंग लाइक दिस, और ये फिक्स के थोड़ा सा नीचे कटेगी सर जब मैं पीएल ट्रांसफर करूंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी करके दिखाता हूँ यहाँ तुम्हें। सो ये पहली पीएल को हमने ट्रांसफर कर दिया समवेयर। करेक्ट सर। दिस इज व्हाट यू हैव डन ना। तो ये जहां कटेगी वो डीआर पोजीशन मिल जाएगी सर हमें 1310 की विदाउट करंट। ओके, तो मैंने अपनी डीआर पोजीशन से फिक्स का सेट एंड रेट फाइंड आउट कर लिया। ओके। और फिर मैंने सर जहां इनिशियली पॉइंट पे काटा था ना आपने, जहां मैंने पीएल ट्रांसफर की थी ऊपर ऊपर वहां पे मैंने ये सेट एंड ड्रिफ्ट लगा दिया 1 आवर 10 मिनट्स के लिए। ओके, तो जितना भी है ऊपर को जाएगा ना सर। ओके ऑल राइट। हाँ सर वो लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने सर इसको बैक ज्वाइन कर दिया। मैं बेसिकली मेरे को सीएमजी मिल गया। ये सीएमजी मैंने फिर अपनी जो फिक्स है उस पर ट्रांसफर कर दिया, मेरे को तीनों फिक्स मिल गई सर। करेक्ट सर। ओके, अब बेटा इसमें एक दिक्कत है। ये जो पहला पॉइंट हमने लिया है दिस वाज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट, राइट? करेक्ट सर। अब मान लो कि अगर मैं इसे ना चूज करके इसे एज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करता, तो पीएल तो एक जगह ही कटेगी ना सर। वो तो बेसिकली हम पीएल ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएल तो एक जगह ही कटेगी चाहे कोई भी ले लो। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। कोई भी ले लो सर, उस पे क्या होगा If I pick up anywhere, it is going to land up on this line only and the transferred PL will remain same. करेक्ट सर, डीआर पोजीशन फिक्स रहेगी। ऑल राइट। अब बेटा एक चीज जो इसमें आ रही है ना दिक्कत, वो ये है जो हमने फर्स्ट पीएल को थर्ड पीएल पे ट्रांसफर किया है, वी हैव डन दैट यूजिंग द CTS। करेक्ट सर। तो विदाउट करंट ही होना सर वो तो। ओके लेट मी थिंक। राइट 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 राइट, ओके बेटा अब देखो, तुमने पहली पीएल को लास्ट पीएल पे ट्रांसफर कर दिया। करेक्ट सर। राइट, हमने इसे बिना करंट के ट्रांसफर किया है। करेक्ट सर। अगर हमने इसे बिना करंट के ट्रांसफर किया है, दैट मींस द वेसल्स पोजीशन विल नॉट बी ऑन दिस लाइन।
Yes, sir. Actual It will position not will be this. somewhere else, na? Actual position will be somewhere else. Yes, sir. That will be with current. So for that we need to apply the current. So जहाँ पे ये आपकी थर्ड पीएल को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज नॉट नेसेसरी द डीआर पोजीशन बेटा. क्योंकि थर्ड पीएल तो एक्चुअल पोजीशन लाइन है ना. थर्ड पीएल इज ए एक्चुअल पीएल एंड द ट्रांसफर्ड पीएल इज ए पीएल विदाउट करंट. सर फर्स्ट पीएल पे भी वैसे तो करंट नहीं ना उस हिसाब से, तो सर मैं जितना समझ आया था सर मेरे को, तो हम भी फर्स्ट पोजीशन पे कहीं आर्बिट्रेरी लेके ही चल रहे हैं सर. तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम उसके जो हमारी डीआर पोजीशन आई है, अगर उसके विद रिस्पेक्ट हम बैक रन लगाते हैं तो हम विद 16.3 के हिसाब से तो पहुंच जाएंगे ना वहाँ पे. ओके, लेट मी थिंक ओवर इट. मैं इसको देखता हूँ. इफ आई फाइंड एनी लीड ऑन दिस आई विल शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है सर. ठीक है, लेट मी गिव इट ए थॉट वेयर दिस इज. पीएल पे हो सकता है या नहीं हो सकता सर, दोनों कंडीशंस है उस हिसाब से. तो सर इट नॉट नेसेसरी कि पीएल पे ही होगा या नहीं भी होगा सर. राइट, ठीक है बेटा, लेट मी हैव ए लुक इनटू दिस. बट यू नो द एक्चुअल मेथड व्हिच इज टू बी डन, वो तो समझ में आ गया ना? हाँ वो समझ आ गया सर, 3 पॉइंट बेयरिंग से समझ आ गया. ग्रेट. सो लेट मी थिंक ओवर इट बेटा. ठीक है सर. गुड, लेट्स से न्यू मेथड. ओके, ऑल राइट. सो ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. प्लीज लुक इनटू दीज क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीक में बेटा. हाँ, बिफोर वी ब्रेक ऑफ, बेटा आप शेड्यूल तो सेटअप नहीं कर पाए, बट लेट मी नाउ फिक्स अप द शेड्यूल फॉर यू. अब ऐसा है बेटा, 4th को जो है दिवाली आ रही है. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वी विल हैव नॉर्मल क्लासेस. थर्सडे इज ए ऑफ बिकॉज ऑफ दिवाली. अब बेटा फ्राइडे या सैटरडे में हमें एक दिन एग्जाम रखना है. सो यू वांट टू कीप इट ऑन फ्राइडे और यू वांट टू कीप इट ऑन सैटरडे? कहाँ रखना चाहते हो आप? सैटरडे सर. सैटरडे सैटरडे भैया दीजिए सर. आई कैन कीप इट ऑन एनी ऑफ द डेज विच यू लाइक. मेरे पास ऑप्शन है, मैं रख सकता हूँ. पॉसिबल? सैटरडे फाइन. फ्राइडे को फ्राइडे सर. वो दिवाली के बाद सर, वो एक दिन का सर वो हो जाएगा. दिवाली को तो पड़ेगा. सैटरडे को कोई त्योहार है सर, फ्राइडे को त्योहार है सर. सैटरडे सर दिवाली के तो वैसे नहीं पढ़ रहा है. वो तो कोई दिवाली से पढ़ पहले रख लो सर. दिवाली से पहले रख लो एक पेपर सर. दिवाली से पहले रख लें, 3 तारीख को रख लें. हाँ सर, 3 तारीख बेटा को कोई फायदा नहीं है. 3 तारीख वाली जो क्लास है, वो 3 तारीख वाली क्लास रखनी पड़ेगी 5 या 6 को. सैटरडे को एग्जाम करा दीजिए. सैटरडे को रख लो सर. ठीक है, सैटरडे को रखते हैं. विच एग्जाम यू वांट ऑन सैटरडे बेटा? मेट्रोलॉजी सर. मेट्रोलॉजी रख दो. मेट्रोलॉजी सर रखना है सर. पहला स्टेबिलिटी रखो सर. किसी भी पेपर तारीख को रखो, चाहे 2 तारीख को रखो सर पेपर. सो सैटरडे बेटा हमारा जो एग्जाम है, कौन सा वाला रखना चाहते हो आप? सर हम तो सैटरडे में रखना चाहते हैं, हम तो फ्राइडे रखना चाहते हैं. तो डिपेंड करता है. अब सर अपने हिसाब से फाइनल बता दो सर. सर आप बता दो. इधर सबके अलग अलग है. कोई 5 के चाहता है, 6 के चाहता है. सर मेजॉरिटी सैटरडे हो गया, डन हो गया. सैटरडे को एग्जाम. ओके डन. ठीक है. ओके, ऑलराइट. तो कौन सा एग्जाम रखना बेटा सैटरडे को? स्टेबिलिटी रख लीजिए सर. मेजॉरिटी से पूछ लो सर. मेट्रोलॉजी सेल सर. सेल दो ऑप्शन आ रहे हैं बेटा, नेवल आर्क एंड मेट. सर मेट्रोलॉजी. नेवल आर्क रख दो सर. नेवल आर्क. नेट से बाद में सर, उसमें गैपिंग नहीं रहेगी तो भी काम चल जाएगा. देखो बेटा, फ्राइडे को ऑफ है तुम्हारा, सो यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर इट. आई वुड रिकमेंड कीप ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑन सैटरडे. है ना, आपको ऑफ मिल रहा है, सो यू कैन कीप नेवल आर्किटेक्चर और नेविगेशन, कुछ भी रख सकते हो आप.
सही है सर, नेवल आर्क ठीक है। ओके, सो लेट्स कीप इट एज नेवल आर्क। तो इसके बाद बेटा आता है मंडे, दैट इज द नेक्स्ट वीक मंडे। मंडे को कौन सा एग्जाम रख लें? मंडे को तो नेविगेशन रख ली सर, एक दिन और गैप मिल जाएगा नेविगेशन के लिए, 2 हार्ड निपट जाएंगे। ओके, ऑल राइट। सो ट्यूसडे वी आर लेफ्ट मेट सही है सर। ओके, एंड वेडनेसडे कार्गो। so Thursday then we are left with safety. So we have a blueprint now. बताओ बेटा इसमें कोई चेंजेस या कुछ ऐसा? Shall we keep this blueprint? सर सैटरडे को एग्जाम कितने बजे होगा? सर ये फ्राइडे को रख सकते हैं? सी सर, मेजॉरिटी डिफरेंट। नहीं सर, सैटरडे सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। फ्राइडे भी रख सकते हैं बेटा, एज यू गाइस से। यार दिवाली को कौन पढ़ेगा ये बताओ? दिवाली पे नहीं है वो। अरे तो एक दिन पहले पढ़ना पड़ेगा ना, अगर थोड़ा बहुत रिवाइज भी करेगा तो। तो 3 को रख दो सर, अपने हिसाब से रख लो सर। सैटरडे को क्लास रख दो, ऑफ कर दो। सर 3 को रख दो सर। हमें 3 दिन तो अगले वीक में क्लास रखनी ही पड़ेगी सर, तो 3 को रख दो सर पेपर सर। 3 को पेपर चाहते हो? कौन सा पेपर 3 को पेपर कर दो, फिर बाकी छुट्टी कर दो सर। बाकी छुट्टी वही तो प्रॉब्लम है। 3 को रख लो सर, नेवल आर्क। सर 3 को रख दो सर आप। फिर सैटरडे को सर वो कर लेंगे सर। सर यही कर दो फाइनल आप। फाइनल है सर, ये आप फाइनल कर दो सर। सर ये फाइनल है सर, लास्ट सैटरडे चाहिए सर। थर्सडे को तो 11th ही हुई है, तो और भी दिन है सर। मंडे से फ्राइडे कर लीजिए ना, सैटरडे को अलग से क्या रखना, फिर मंडे से फ्राइडे बात हो जाएगी लास्ट वीक। नहीं बेटा, मंडे टू फ्राइडे वी कैन नॉट डू, बिकॉज सैटरडे को हमारा जो है वो क्लियरेंस है बेटा। सैटरडे इज 13th, सो 12th वी हैव टू कीप ऑफ। 12th is off for any re-exam or for any documentation purpose if it is pending. So एक दिन हमें चाहिए बेटा रिजर्व में, so that is the 12th day. So exams have to finish on 11th. सर आज डिस्कस कर लेते हैं, कल सुबह बता देंगे, और तो क्या। So okay बेटा, then this is the blueprint which we have. टाइमिंग क्या रहेगी एग्जाम की? बेटा मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम डेज होंगे ना, द एग्ज़ाम विल बी इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा, एंड आफ्टर लंच वी विल हैव ए क्लास, बिकॉज हमें टीचिंग आवर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। सो दैट इज़ हाउ इट विल बी। ओके सर। बोलो बेटा। सर मैं जस्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये स्टार सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन वाले होते हैं ना, इसमें कोई मरपास का आपको क्वेश्चन दे दिया कि मरपास के आसपास वाले बताओ, तो जैसे मरपास का SHA अपना आ गया 202 के समथिंग आ गया, तो उसके आसपास दोनों तरफ की लिमिट क्या लेनी है स्टार्स की, जैसे कितने डिग्री तक लेनी है बेसिकली? 20 डिग्रीज बेटा। 20 डिग्री तक लेनी है दोनों तरफ, ऊपर नीचे? यस, प्लस एंड माइनस 20 डिग्रीज। सर पर जैसे मैं ये बुक में देख रहा था, इसमें तो 3 ही स्टार पे खत्म कर दिया, ये सुब्रा वाली में। कैसे खत्म कर दिया बेटा? लॉजिक दो, 3 स्टार पे कैसे खत्म कर दिया उन्होंने? अच्छा जस्ट होल्ड ऑन, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। पहले तो बेटा मैं ये अब ना क्लोज आउट कर रहा हूँ। सो अभी के लिए दिस इज़ द फाइनल, इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। सो ये हमारा जो है अभी टेंटेटिव ब्लूप्रिंट है शेड्यूल का, एंड आई विल बी वर्किंग एज पर दिस शेड्यूल। अब एक चीज़ मुझे और बताओ पहले, बिफोर आई गो इनटू द डाउट, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सिलेबस अदर देन नेविगेशन में बेटा हमारे जो 2 टॉपिक रहते हैं वो है रैशनल हॉराइजन डायग्राम क्वेश्चंस, और एक हैं चार्ट प्रोजेक्शन बेसिस क्वेश्चंस।
सो ये दोनों मैंने आपके साथ कवर अप करने हैं, विच वी विल डू ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दी 3 days. अदर देन दिस बेटा, बाकी के सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस पेंडिंग है? सर वेल्डिंग नहीं हुआ है अभी। वेल्डिंग नहीं हुआ है, सो नेवल आर्किटेक्चर में वेल्डिंग होना बाकी है। और कुछ बेटा? सर सेफ्टी हुआ नहीं हुआ। सर सेफ्टी भी बाकी है। तो सेफ्टी वैसे पूरा ही बाकी है, वैसे आप चाहो तो पूरा मान सकते हो गया, दोनों ही आपके ऊपर है। ओके, ऑल राइट, ठीक है बेटा। मैं गुप्ता सर की क्लास तो शेड्यूल कर दूंगा, सो व्हाटएवर टॉपिक नहीं सर, नहीं चाहिए ही नहीं सर। सर उनके टॉप आप उनके सब्जेक्ट के सर नोट्स उनको आप 2 हफ्ते से मैं पूछ रहा हूँ कि सर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 2 हफ्ते से मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि पेपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सेइंग ये आंसर तो तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, मैं तुम्हें मटेरियल भेज देता हूँ, उसमें से ढूंढ के लिख लो। ओके ऑल राइट। कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग। मैं समझ गया बेटा, तुम्हारी भावनाओं को समझ गया मैं। सो ओके, इट्स ऑल राइट, आई गॉट इट। अब इसको क्लोज आउट करता हूँ मैं, एंड लेट्स गो टू योर डाउट। ओके, अब बेटा तुम्हारा ये डाउट है कि बेसिकली बुक में उन्होंने सिर्फ 3 स्टार दे रखे हैं, सो दे हैव नॉट टेकन 20 डिग्रीज, राइट? नहीं, 20 डिग्री तो लिया है। एक जो लास्ट स्टार लिया है ना वो मिया प्लेडिक्लस लिया है, वो 221 पे लिया है, 202 के रेशियो पे, तो 20 डिग्री तो उसने लिया है। और दूसरा इस तरफ जो दुबे लिया है वो भी 194 लिया है, उसके पूरा पीछे वाला भी नहीं लिया, जैसे 182 तक लेना चाहिए था डेना बॉलर तक, वो भी नहीं लिया इसने, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, ही इज नॉट गॉन अप टू 20 डिग्रीज, राइट? या ओके, so your doubt is now, shall we go to 20 or shall we not? Right? Or in other words, the doubt can be put in this way: what is the basis of this 20 degrees? Correct? हाँ सर। ओके, अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, 1 मिनट दो मुझे, लेट मी ओपन अप। सर वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मैग्नीट्यूड कम है सर उनका। एनीवे बेटा, द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि ये 20 डिग्री किस बेसिस पे आया है? सर 20 डिग्री पे ही लिया है, बट मैग्नीट्यूड कम है इसलिए नहीं लिया उसने। दैट्स ओके, नाउ द डाउट हैज शिफ्टेड टू कि ये 20 डिग्री आया कहाँ से है। मैंने तुम्हें बता दिया 20 डिग्री पे ले लो, ये 20 डिग्री कहाँ से आया है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस 20 डिग्रीज, राइट? हाँ जी सर। अभी देखते हैं बेटा। ये लो बेटा, अभी मिलेगा बेसिस 20 डिग्री का। बेटा ये जो देख रहे हो आप, एक्स मेरिडियन टेबल 4 दिख रहा है हमें स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। मैक्सिमम एक्स मेरिडियन की लिमिट कितने मिनट की है इस टेबल में? 30 बेटा, मिनट्स है, अच्छा नॉट फैक्टर इट। मेरी खोल इसमें 71 सर। वेरी गुड, 71 मिनट्स की है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 71 मिनट्स के गैप पे कोई स्टार अगर है तो वो एक्स मेरिडियन के लिए सूटेबल हो सकता है। मोर देन दैट इज नॉट सूटेबल, दैट्स व्हाई द टेबल एंड्स एट 71। ओके ओके, अब मुझे ये बताओ कि 71 मिनट्स में स्टार कितना आर एंगल कवर करते हैं बेटा? कैन एनीबडी टेल मी 71 मिनट्स में स्टार कितना आर एंगल कवर कर सकते हैं? 1 मिनट सर बता रहा हूँ। सर अराउंड 17 डिग्रीज 47। ये कैसे आया बेटा? सर वो बेसिकली 15.25 था, उसको 1 घंटे में करता है, डिवाइड कर दिया, 17-32 आ गया। वेरी गुड, so stars change their R angle at a rate of 15 degrees 2.5 minutes। अब हमने पता चल गया 1 घंटे में इतना कवर होता है, 71 मिनट्स में निकाल लिया, और ये वैल्यू कितनी आई? इट केम 17 डिग्रीज एंड सम मिनट्स, राइट? सॉरी 17 डिग्रीज एंड सम मिनट। यस सर, 17 डिग्रीज सम मिनट्स। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका मतलब है
कि मैक्सिमम लिमिट जो स्टार की हो सकती है हमारे पास के लिए, इट कैन बी 70 डिग्रीज एंड दोज मैनी मिनट्स अवे फ्रॉम यू। अब मैंने ये 20 इसलिए आपको दिया है सो दैट इट इज़ ईजी टू रिमेंबर फिगर। अगर मैं 17.5 बोलता या 17 डिग्री 100 मिनट बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाते। आई हैव राउंडेड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10 डिग्री फिगर दैट इज 20 डिग्रीज। 17.5 से लेके 20 के बीच में कोई स्टार सूटेबल आने वाला नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई गेव यू दिस वैल्यू ऑफ 20। Okay, sir. So, is it clear now why this 20? sir. Very good. So you have understood it. Great beta. So this is done. और बोलो। सर इस स्टैगर्ड में सर आपके पास सर पुराने आंसर कुछ हैं तो सर प्लीज शेयर कर दें। बेटा आस्क अगेन। सर इस स्टैगर्ड में अगर आपके पास पुराने क्वेश्चंस विद आंसर्स कुछ हैं तो सर प्लीज शेयर कर सकते हो सर प्रैक्टिस के लिए। Let me check out beta. Let me check out if there are any questions. I'll share it with you with solution. Okay sir, thank you. Okay. Okay बेटा। ये रिक्वेस्ट है बस ये बोलो बेटा। नॉरिस टेबल का सॉफ्ट कॉपी है तो सेंड कर। नहीं है बेटा, नॉरिस टेबल सॉफ्ट कॉपी नहीं है मेरे पास। लिमिटेड टेबल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। फुल नॉरिस टेबल आई डोंट हैव। ओके सर वो कॉक्ड हैट के अगर क्वेश्चंस हैं आपके पास वो भी शेयर कर देना। कॉक्ड हैट क्वेश्चन, ओके बेटा, ऑल राइट, लेट मी चेक अगर मेरे पास होंगे। आई हैव सम सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन माय दिस थिंग। इफ आई हैव इट आई विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सर। ओके, सो ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। वी हैड ए फ्रूटफुल सेशन, सो see you in the next class on Monday. Till then, bye bye. सर एक और थैंक यू सर। चलो सर पूछ लो सर एक चीज कल ही। बोलो बेटा, पूछो। सर एक ये स्टैगर्ड का क्वेश्चन था सर, उसमें एक डीआर लैटिट्यूड दिया था, 3 स्टार दिए थे सर, एक 520 पे, एक 530 पे और एक 540 पे। ओके सर 530 वाले पे इंटरसेप्ट नील दिया हुआ है, तो बेसिकली ये वो डीआर पोजीशन पे ही हो गया ना, मतलब पीएल प्लॉट करना। एग्जैक्टली आप एजीमुथ के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ। हाँ जी, उसने सिर्फ ये पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेसल एट 530 आवर्स, कि अगर कोई कॉक हेड बन रहा है उसके अंदर तो मुझे 5:30 बजे की पोजीशन बताओ। राइट, बस यही था क्वेश्चन। इट इज परफेक्टली इन ऑर्डर बेटा। इंटरसेप्ट 0 मींस कि आप डीआर पोजीशन में से पास करती हुई लाइन ड्रॉ करोगे इन ए डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ। ठीक है सर। ओके ओके करके देखेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, ऑल राइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय। ओके सर, थैंक यू बेटा, बाय बाय।